हेलो स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा रिस्पांस की पे एक और डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारा मैसेज आता रहा आज मुझे दिन में, तो जितना हो सका रिप्लाई किए। और कई सारी चीज़ है कि मतलब रिप्लाई करने का हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कमेंट्स के ऊपर, जो जो कमेंट्स आपने डाले हैं और जो जो क्वेश्चन मार्क पुट किया है। एक सुबह सवाल भी डिस्कस किए थे, उस पर भी फिर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट्स निकाल लेते हैं और थोड़ा इसको जल्दी क्लोज किया जाए, है ना, क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम है तो उसका भी तैयारी करना है ना। तो ये देखिए यूट्यूब चैनल पे मेरा ये सब कमेंट्स आए थे बच्चों के, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करके आप भी शांत हो जाए, हम भी अपना कुछ काम करना चालू करें आगे का, है ना, जस्ट वाला काम करना है ना। तो ये देखिए, एक बच्चा क्या पूछा है, सूरज, हाँ क्या पूछे हैं आप, 55 में -200 की जगह 200 लिख दिया है, क्या मार्क्स मिलेगा। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे लोग पूछे हैं हमसे, आगे भी कुछ बच्चा पूछा है। सोनित शर्मा हैज आस्क्ड, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 55 कैन बी एनीथिंग, एनर्जी इज नॉट एब्सोल्यूट नंबर, in this question the potential energy at infinity is assumed to be zero, then we get kinetic। देखिए आपको बहुत क्लियर कर दें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आंसर इसका -200 जूल ही होगा। और क्यों होगा, ये जो आप लिखे हैं ना, जो भी लिखे हैं अच्छा लिखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें क्या एरर है। देखिए एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तब तो रेफरेंस मैटर नहीं करता, आप कुछ भी ले लो, मतलब रेफरेंस आप, क्योंकि रेफरेंस कैंसिल हो जाएगा ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी में जब रेफरेंस पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालते हो तो आप एक चीज़ समझो, पोटेंशियल एक्चुअली हम लोग सेंट्रल फोर्स में पढ़ाते भी हैं कि कब के रेफरेंस क्या लेना चाहिए। तो आप एक चीज़ समझो कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो व्हाट डज पोटेंशियल कैरेक्टराइज, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कन्फिग्रेशन, सिस्टम का कन्फिग्रेशन को कैरेक्टराइज करता है। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच यू हैव आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंटरैक्शन। जो भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इंटरैक्शन के बाद निकल के आता है उसको हम लोग कन्फिग्रेशन बोलते हैं। कन्फिग्रेशन इज नॉट आर्बिट्ररी अरेंजमेंट, कन्फिग्रेशन आर्बिट्ररी अरेंजमेंट नहीं है, इस अरेंजमेंट विच कम्स आउट आफ्टर इंटरैक्शन एमंग द पार्टिकल। जैसे जिसमें ऑफलाइन जब पढ़ाते थे हम, तो पहली क्लास में बच्चे आते थे तो जो मर्जी जहाँ बैठ जाता था, है ना, मतलब पहला क्लास तो मतलब फीस पे नहीं करते थे बच्चे, डेमो क्लास होता था, 2 दिन डेमो क्लास हम लोग देते थे, तो बहुत बच्चे आ जाते थे, है ना, कई को तो हम लोग सीट भर जाता था तो फिर नहीं ले पाते थे हम लोग उस समय। तो क्या था कि बिफोर 2020 के बाद तो मैंने बंद कर दिया पढ़ाना, 2 साल के 3 साल के लिए, अब फिर से स्टार्ट किया हो। तो उसमें बच्चे आते थे तो सब कोई आगे बैठ गया, है ना, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं तो गेट वेट के पास बैठ जाता था कि चलो नहीं टीचर बढ़िया पढ़ाएगा। पहला क्लास में कोई हमको जानता नहीं है ना, मतलब सुने सुनाए आते थे, है ना, सुन के आते थे, बढ़िया ही सुन के आते होंगे तभी आते थे। ठीक है, तो गेट के पास बैठ जाते थे कि थोड़ा अगर बोर होंगे तो भग लेंगे पीछे से। ठीक है, और कई जैसे बहुत जिसको गर्मी लगता था वो एसी के नीचे बैठ जाता था। तो पहला दिन जो क्लास का अरेंजमेंट होता था ना, वो एक आर्बिट्ररी अरेंजमेंट होता था, वो इंटरेक्शन का आउटकम नहीं होता था। अब क्या होता था कि 8-10 दिन बाद बच्चे आपस में इंटरेक्ट किए, ठीक है, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद जो क्लास का अरेंजमेंट होता था वो कन्फिग्रेशन, उसको फिजिक्स के लोग कन्फिग्रेशन बोलते हैं। जो कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन के बाद आएगा ना उसको कन्फिग्रेशन बोला जाता है। तो कन्फिग्रेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग देम, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग देम इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप पोटेंशियल निकालते हैं फॉर ए गिवन कन्फिग्रेशन, ब्रीफली थोड़ा समझ लो क्योंकि तभी आपको ये आंसर मिल पाएगा, नहीं तो ये ढूंढते जाओ कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी सिस्टम का पोटेंशियल निकालते हैं फॉर ए गिवन कन्फिग्रेशन, मैं शुरू में बताया पोटेंशियल एनर्जी कैरेक्टराइज कन्फिग्रेशन, तो जब आप पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का फॉर ए गिवन कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो पहले आप उस कन्फिग्रेशन के बारे में सोचते हैं जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 असाइन करें, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस कन्फिग्रेशन।
आपको क्या है, अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, जो गिवन अरेंजमेंट है, ठीक है, सोलर सिस्टम है तो फॉर ए गिवन अरेंजमेंट, फोटो खींचा, ठीक है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और उस कॉन्फ़िगरेशन का जब आप पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचते हैं जिसको हम लोग पोटेंशियल जीरो असाइन कर पाए, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन कर पाए। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को कैरेक्टराइज करता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो है इंटरैक्शन का आउटकम है। इंटरैक्शन के दो आउटकम है, एक तो कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा फोर्सेस। तो इंटरैक्शन, जैसे कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, आप कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पजल बना रह जाएगा आपके लिए। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, whenever you have any system of particles, and this is a theoretical question basically, ठीक है, when you have any system of particles, when you have any system of particles, तो भगवान जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाया है, ठीक है, इवन गैसेस सिस्टम भी, दे इंटरैक्ट। भगवान हमेशा ही इंटरैक्टिव सिस्टम बनाता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी हैं, इंटरैक्टिव हैं, हम लोग भी कभी चुपचाप रहना पसंद नहीं करते हैं एकदम बिल्कुल। जैसे एरोप्लेन में देखते हो ना कि सब लोग एकदम चुपचाप अपना बैठा हुआ है, ठीक है, वही जनरल डब्बा में सब लोग बहुत बातचीत करते हुए चलेगा, चिनिया बादाम खाएगा, खिलाएगा भी, ठीक है, एरोप्लेन में। लेकिन एरोप्लेन में जो चुप रहता है, तो ऐसा नहीं कि बाई हार्ट वो चुप रहना चाहता है, नहीं, वो भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन सब अपना ईगो में है कि भाई हम बात करेंगे तो हम छोटा हो जाएंगे, ठीक है, तो लोग बात नहीं करता है। जैसे जितना इतना अमीर होता जाता है लोग ना, तो ऐसे लोग बातचीत स्टार्ट, हम नहीं स्टार्ट, लेकिन एक उनसे बात करना चालू करो तो खूब बात करेगा। तो इनहेरेंटली वो इंटरैक्टिव है, लेकिन वो अपने आप को रिजर्व रखा है एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, कि हम रिजर्व रहेंगे तो हमको लोग बड़का आदमी समझेगा, ठीक है। तो इनहेरेंटली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो भी भगवान ने बनाया है, चाहे लिविंग सिस्टम है, नॉन लिविंग सिस्टम, इंटरैक्टिव होगा। और इंटरैक्शन जो होगा तो दो चीज निकल के आएगा, एक तो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा और दूसरा फोर्सेस निकल के आएगा। इंटरैक्शन विल रिजल्ट इन फोर्सेस आल्सो। जैसे आप किसी से मिलते हो, पहली बार मिले तो यू डोंट नो ईच अदर, लेकिन इफ यू मीट 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स, है ना, क्लासरूम में गए 10 बार एक ही बच्चे से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन हैव ओनली 2 थिंग, आइदर यू बिकम फ्रेंड्स और यू डोंट लाइक ईच अदर, ठीक है। तो मतलब ये ऑफकोर्स पहला दिन नहीं बोल सकते हो कि अरे यार तुम तो बड़े अच्छे मित्र हो, कहाँ थे इतने दिन, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। या किसी को ये भी नहीं बोल सकते पहली बार मुलाकात करके अरे तुम तो बहुत घटिया आदमी हो यार, ऐसा नहीं बोल सकते। वो सब इंटरैक्शन का आउटकम है। 8-10 दिन इंटरैक्ट करेंगे, समय मतलब आप अपना समय स्पेंड करेंगे उसके साथ, तो उसके बाद जो वो फोर्स निकल के आएगा। फोर्स इज आउटकम ऑफ इंटरैक्शन। इन द सेम वे कॉन्फ़िगरेशन इज आउटकम ऑफ इंटरैक्शन। जब 10वीं क्लास 10 क्लास जब हो जाता था, हम लोग पढ़ा लेते थे, उसका देते थे कि जो बच्चे साथ बैठते हैं सालों में साथ बैठ रहे हैं, और जो बच्चे एक दूसरे को लाइक नहीं करते वो हमेशा ही दूर बैठते हैं, ठीक है। तो वो इंटरैक्शन का आउटकम है कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम लोग फिजिक्स के लोग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और उस कॉन्फ़िगरेशन को जो कैरेक्टराइज करते हैं, जब ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इनफैक्ट, तो हम ब्रीफली आपको समझा देते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जो कैरेक्टराइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, क्वांटिफाई जो करते हैं, बी क्वांटिफाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला काम करना पड़ेगा, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन टू विच यू विल असाइन जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन को आप जीरो पोटेंशियल असाइन करोगे, कौन से कॉन्फ़िगरेशन को आप जीरो पोटेंशियल असाइन करोगे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि कॉन्फ़िगरेशन इंटरैक्शन का आउटकम है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जहां पे पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो या उनके बीच में इंटरैक्शन नेग्लिजिबल हो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जीरो पोटेंशियल असाइन करते हैं। और चूंकि आपको इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल सिस्टम दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर लाइंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, सो टू दैट कॉन्फ़िगरेशन वी टेक P इक्वल टू 0, ठीक है। पोटेंशियल को 0 उस कॉन्फ़िगरेशन को देते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अब ये सारा डिस्कशन का एक कंडीशन है, कंडीशन भी बड़ा वैलिड है। ये सारा डिस्कशन तब तक होल्ड कर रहा है जब तक आप नेचुरल इंटरैक्शंस का बात कर रहे हैं। नेचुरल इंटरैक्शन मतलब जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, कूलम्बिक हो गया, स्ट्रांग फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, ठीक है, वेयर इंटरैक्शन हैज गॉट इनवर्स वेरिएशन विद डिस्टेंस। बट उसमें नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये कम से कम इसको समझाने में हम 1 से 1.5 घंटा हम लोग लेक्चर देते थे, है ना, अपने ज़माने में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर बिल्कुल सही है, माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा।
फॉर एवरी बाउंडेड सिस्टम हैज गॉट नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। सारे के सारे बाउंडेड सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव होता है। कंडीशन इंट्रैक्शन हैज गॉट इनवर्स वेरिएशन विद डिस्टेंस एंड वो वैलिड अजम्पशन है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा अलग हिसाब किताब बन जाता है, पर ठीक है चलो ये सही है भाई, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसको चैलेंज करो, ये सही है, ठीक है। और क्या पूछे हो जी? ये एगो बच्चे ने वो कर्ल वाला पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसमें एक चीज़ हमको समझ मतलब और एक चीज़ दिमाग में आया है, मतलब इनफैक्ट आई डिडेंट, इसको करेंगे अभी, डिस्कस करेंगे। और क्या बोलो यार, ये सब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका बाद में डिस्कशन करेंगे, एक लेक्चर ही बना लेंगे। अरे ये कोई पूछा कि रिटर्न में लिख दीजिए, ये आप लिखिए भाई, ये हमारा काम नहीं है। हाउ टू चैलेंज, बच्चा लोग चैलेंज करता है, टीचर लोग थोड़ी चैलेंज करता है। इस पे आएंगे 15वां पे आएंगे फिर से। और क्या बड़ा सा क्वेश्चन था यार, आई हैव नॉट रेस्पॉन्ड। अच्छा रेस्पॉन्ड जो किए वो भी है, तो वो क्लियर हो गया ना, -200 होगा भाई, ठीक है। 200 वाला नहीं सही होगा, 55 का हो गया। ये कोई पुराना बच्चा कमेंट किया, अच्छा लगा सुन के। इस पे आएंगे भाई 15वां पे। हाँ ये मेरा गलत है यार, 34.5 जो हमने लाया ना वो इनकरेक्ट है, उसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, मैं बताता हूँ वो, ठीक है। इसको भी चैलेंज करने की जरूरत है, IIT वालों का आंसर सही है। लिखे भी हैं वो, चेक करते हैं, बता देते हैं इसको, देखो कहाँ हमने एरर किया है। स्लाइड मतलब कॉन्सेप्चुअल एरर कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा देख नहीं पाता आदमी ने, ये फिजिक्स में होता है, बहुत बार ऐसा होता है। और एरर किसी से भी हो सकता है, देखो है ना, ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं कई साल से पढ़ाते तो हम एरर नहीं कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस एरर को एक्सेप्ट करना होता है ना, एक्सेप्ट करके, क्योंकि देखो कोई एरर हमको पता चल गया तो मेरा ड्यूटी है कि हम आपको बताएं, अदरवाइज हमको नींद नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। कोई चीज़ एरर कर दी है, हम एरर जो बताया उसमें एरर है, तो मेरा पर्सनल मेरा ड्यूटी है कि भाई हम उसको, नहीं तो मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ पहले भी जब हम क्लास लेते थे तो क्लास में जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा, हमको नहीं आया, शुरू में ऐसा होता था कई बार क्वेश्चन नहीं उसमें क्लिक किया, तो हम दिन रात उसको पहले देखते थे, फिर अगले दिन बताते थे जाके अच्छा रहता है, उससे आदमी सीखता भी है। कहाँ कैमरा था यार, ये इसको ना लाइव रखना चाहिए था मुझे, लाइव हमको आता नहीं है, हम सीख लेंगे थोड़ा सा, आई थिंक। हाँ हाँ यस, वो था नेट वाले में था, नेट तो 16 ही चल रहा है अभी, कैमरा था, को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर में देखो ये क्वेश्चन देखो, इसको फिर से हम को बताते हैं और एरर भी बता देंगे कहाँ एरर किए थे हम। इसको बड़ा करना है, हाँ ये देख लो। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या आपका मार्क्स आ रहा है, देखो ये आपको सही चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो मार्क्स है ना, क्या लिखा है, 15.7 milliwatt laser beam has a diameter of 4 mm. If the amplitude of associated magnetic field, एक्चुअली जो हमने एरर किया वो इसके वजह से किया, हमने ये नहीं पढ़ा कि एम्पलीट्यूड दिया हुआ, द एम्पलीट्यूड ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, एम्पलीट्यूड है। अब देखो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इज E क्रॉस H। अब E को तुम लिखो N क्रॉस E बाई Z, वेल Z इज यार व्हाट, सॉरी H को लिखोगे ना, E क्रॉस H, एंड E इज N क्रॉस E अपॉन Z, वेल Z इज इंट्रिंसिक इंपेडेंस गिवन बाय म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा E डॉट E एन कैप माइनस E डॉट N E कैप अपॉन Z।
E डॉट एन जीरो होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। सो दिस इज E स्क्वायर बाई Z, बट यू मस्ट नो वन थिंग कि दिस E इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है ना आपका 15.7 मिलीवाट, ये सब एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमेशा वेरी करता रहेगा ना। तो अगर हम लोग इसका अगर जैसे E क्या होगा, इट विल बी इन दिस फॉर्मेट, इट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ E नॉट, या पहले इसको ऐसा करते हैं कि इसको E इज CB इससे पुट कर लो, ठीक है। तो ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कोरिलेट करता है, ये भी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू C इंटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ B। तो इसको पहले लिख लो ऐसे, तो यह जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर बाई Z। अब B यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ये लिखाएगा B नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या के आर माइनस ओमेगा टी, जो भी लिखो, इसको इधर लिख देते हैं, रुको यहाँ आ जाइए। क्या आ गया? S इज C स्क्वायर, पहले क्या आया? E स्क्वायर बाई Z आया ना, एन कैप, ये आया था ना अभी आंसर। अब देखो E को लिखोगे C स्क्वायर B स्क्वायर बाई Z, and B is what? B is of this kind, B naught sine K dot R minus omega t, B naught square upon Z, Z is intrinsic impedance, N cap, ठीक है। अब इसका एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहां से जो हम लोग निकाल रहे हैं ना S इस पावर से, इट इज P upon एरिया, ठीक है। मतलब P is एनर्जी पर यूनिट टाइम and area is this, right? तो ये आ रहा है 15.7 इंटू 10 to power minus 3, और ये आ गया पाई इंटू 2 mm है ना, तो इसको इसमें करोगे ना, मीटर में करोगे तो 4 इंटू 10 to power minus 6 हो जाएगा ना, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बीम डायमीटर है। अब यहाँ से जो हम लोग का निकल रहा है ये एवरेज है बेसिकली, समझे? तो इसका भी तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन Z, और ये B नॉट हो जाएगा एम्पलीट्यूड जो दिया है आपको, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो, K डॉट R माइनस ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर K डॉट R माइनस ओमेगा टी का वैल्यू होता है 1/2। फेमस है ये, कर सकते हो आप। सो दिस विल बी 2Z, right? And B naught is given to you, so it will be C square, or Z is mu naught by epsilon naught, or क्या है 1 upon epsilon naught C cube और A स्क्वायर, ठीक, A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, एक तो कट गया C, ये आ जाएगा A स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और C, एंड C इज अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज A स्क्वायर बाई 2, A स्क्वायर बाई 2, राइट। अब जो तुम्हारा है 2 दूनी 4 कर लो, ये निकाल लो, 15,700 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 15,700 भागा 2 इंटू पाई, मतलब ये 15,700 इसलिए जाएगी, ऊपर जाएगा 10 पावर क्यूब हो जाएगा 49.98, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका आंसर सही है, ठीक है। हम लोगों ने एरर किया था, ये एम्पलीट्यूड नहीं पढ़ा था, ये एरर था, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने एक अच्छा आंसर भी दे रखा था कि गलती करेगा, एम्पलीट्यूड नहीं पढ़ा तो ये आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेहनत किया है, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड कोई नहीं पढ़ा तो इसका ये मैच कर जाएगा, मार्क कर देगा जो हम लोगों ने किया, ठीक है। एनीवे कॉन्सेप्चुअल को ज़्यादा नहीं था, पढ़ने में एरर हुआ था, एम्पलीट्यूड लिख रखा था, वो RMS से ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ओके, तो ये वाला भी मतलब
हम लोग गलत था, ठीक है। आगे चलें, आगे और कमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेशन नहीं था उसमें, एक चीज़ छोड़ रखा था हमने, ठीक है, ये हो गया। ये भी आएंगे इस पे, कल जब 0 हो जाता है, हाँ ये इम्पोर्टेंट था, जिसने भी कमेंट किया था, दिस वाज नाइस कमेंट, ठीक है। ही वॉज पॉइंटिंग आउट वन, तभी उसके आगे मैंने सोचा था कि कल जो है वहाँ पे फंक्शन ब्लो कर रहा है, सो हाउ कैन यू टेक कर्ल टू बी 0? कर्ल तो डेरिवेटिव है ना जी, तो जहाँ फंक्शन ब्लो कर रहा है वहाँ पे 0 कैसे होगा? तो यस, दिस वाज नाइस कमेंट। इसीलिए देखो अच्छा रहता है सोशल मीडिया पे ना, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाता है तो बढ़िया रहता है। कई बार कुछ मिस्टेक्स भी बच्चा पॉइंट आउट करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सब एक दूसरे को ना बात को सुने, समझे, और जहाँ पे पॉइंट हो उसको एक्सेप्ट भी करें, ठीक है। यही एटीट्यूड आपको भी हमेशा रखना है, ठीक है। हमने लिखा भी है यू हैव ए पॉइंट, और थोड़ा सा हम उस पर सोचे फिर, तो हमको एक चीज़ समझ में आया जो कि पहले मतलब नहीं हम सोचे थे कर्ल के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में ऐसा होता था, सबको नंबर देते हैं, हो भैया फिर वो बच्चा कन्फ्यूज हो गया कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली आपका हम फ्रेम ऑफ माइंड समझ सकते हैं कि अभी आपका फ्रेम ऑफ माइंड ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, जो आंसर आने से हमको मार्क्स बढ़ेगा वही हम लोग, क्योंकि हम तो तटस्थ है ना, हमको तो जो सही है उसका बात करेंगे ना। स्टोक्स है नॉट एप्लीकेबल दिस क्वेश्चन, ठीक है। अरे आगे बढ़ो यार। बचपन में एनर्जी पॉजिटिव नहीं भैया, एनर्जी पॉजिटिव नहीं आई थी। मैंने कुछ रिप्लाई करने की कोशिश किया था 60 में, ओबीसी में। 44 में क्या था जी? 44 में क्या था भाई? है 44 में क्या एरर है? एक जकोबियन वाला भी है। चौतीस नंबर, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें क्या एरर है? ये तो ठीक है। 86.6 आंसर आया था इसका, ये तो ठीक है। एक बार सोल्यूशन देख लो, अगर कहीं आपको डाउट है तो पूछो सोल्यूशन में कहाँ, मतलब जो हमने सोल्यूशन दिया है उसमें 86.6 आंसर आ रहा है, वही आंसर जो की में भी दिया है। तो अगर आपको उस पर क्वेश्चन आ गया तो मेरे सोल्यूशन में आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, कि हाँ आपने यहाँ गलती किया या यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये मेरे हिसाब से इस परफेक्टली वैलिड क्वेश्चन, और आंसर भी मैंने निकाला है, सोल्यूशन देखो आप एक बार, और उसमें उस सोल्यूशन में आप हमको क्रिटिसाइज करो कि नहीं ये चीज़ आपने गलत लिया है या ये यहाँ पे डाउट है, तो हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका सोल्यूशन देख लो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी आप पॉइंट आउट करना, मतलब ये तो ओपन डिस्कशन है ना भाई, इसमें कोई छिपा हुआ चीज़ थोड़ी है भाई, जो भी होगा लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग होगा, हमारा तुम्हारा सोचने से नहीं बात बनेगा, है ना। मतलब जो लॉज ऑफ फिजिक्स जो कह रहा है, जो नेचर बोलेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप देखिएगा मेरा सोल्यूशन, और उसमें कोई अगर डिससेटिस्फैक्शन हो या जो चीज़ आपको क्लियर ना हो तो हमसे पूछिए, तो हम उसको देखेंगे फिर, है ना। अभी तो हमको लग रहा सही है, बाकी आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन और एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। हाँ ये देखो, ये ठीक बोला, यस, इसमें इशू है जकोबियन वाला क्वेश्चन में, इसको तुम कंटेस्ट कर सकते हो, बताते हैं। हमने थोड़ा सा एरर भी किया है, लेकिन वो एरर कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, जकोबियन निकाला था हमने, ये भी बता दें कि इन्वर्स होगा, ठीक है भाई। लास्ट में हमने उसको रेसिप्रोकल लेना हम भूल गए थे, ठीक है। हमने शुरू में आपको बताया होगा, सोल्यूशन देखे होंगे अगर आप, तो सोल्यूशन में हमने बताया कि रेसिप्रोकल लेना होगा, फिर हमने जकोबियन निकाल दिया और रेसिप्रोकल लेना भूल गए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जकोबियन वाला, नेट में आया था, पीछे ही था।
ये देखो भाई, ये आई थिंक करवा ही रखे हैं, तो उसमें बस रेसिप्रोकल लेना हम भूल गए थे, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे इसको कंटेस्ट करो। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जब हम लोग एक्स वाई जेड एंड यू आर बेसिकली, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट हो गया तुम्हारा डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट है आपका डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो वी मेक यूज ऑफ जैकोबियन, एंड इट इज डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू एंड दिस इज डी यू डी वी डी जेड। तो आपको ये निकालना है, बट ये तब निकाल पाएंगे जो एक्स वाई जेड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू होगा। आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन यू वी डब्ल्यू एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसका भी तरीका है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 बाई तो ये हमने निकाला था, आप याद करो, ये सब हमने किया था अपने सॉल्यूशन में भी, ये हमने निकाला था, ये निकाले थे तो हम लोग का -4 आ रहा था, तो ये आ जाएगा -1/4, तो ये आएगा आंसर -0.2। ये देख लेना, ये हम करवाए थे सोल्यूशन में, ठीक है। बस रेसिप्रोकल लेना हम भूल गए थे, ये भी लिखे थे हम, लेकिन ये फिर यही इसी को हम आंसर लिख दिए थे, ये -1 -0.25 आएगा। 4 दे रखा है, कंटेस्ट कीजिए इसको। अगर मैग्नीट्यूड का यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग यहाँ जाते हैं ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म ऐसे जैकोबियन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो इसका मॉडुलस लेके करते हैं, इसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं जैकोबियन, जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। लेकिन इसने सिर्फ जैकोबियन पूछा था, तो जैकोबियन तो माइनस हो सकता है, लेकिन जब व्हेन यू मेक यूज ऑफ जैकोबियन इन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इट इज मॉडुलस ऑफ इट, ठीक है। जैकोबियन का और भी एप्लीकेशन है ना, जैकोबियन फंक्शंस के इंडिपेंडेंस के को चेक करने में भी आता है, ठीक है। तो ये आप कंटेस्ट करो, इसमें MTA हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा सबको, ठीक है। हाँ, ये करो, ये कंटेस्ट करो, बाकी और देख लेते हैं। ये एक एरर है उसका, मतलब सॉल्यूशन में, और क्या है भाई, अभी आज का डिस्कस सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर, समझे, कितना आएगा क्या आएगा वो बाद में डिस्कस करें। ये कुछ और ही है, ठीक, बढ़िया, ओके। अब आ जाए उस पर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखो, इसका एक वीडियो ही बनाए थे कि भाई 2 पाई होगा, सॉरी 0 होगा, कर्ल ऑफ एफ, वो सब ठीक है, उसमें भी गलत हम कुछ नहीं बताए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस किए हैं उसमें, वो ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन एफ है, हम लोगों को सर्कुलर लूप के ऊपर निकालना है, हम लोगों को सर्कुलर लूप के ऊपर निकालना है, ठीक है। मतलब इस सर्कुलर लूप, मान लो दिस इज द रीजन enclosed by the circular loop, so this is going to be a disk kind of thing, ठीक है। अब फंक्शन हर जगह तो सही है, ठीक है, हर जगह फंक्शन परफेक्टली ओके है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन जो है यहाँ पे देखो, कर्ल जो होता है ना, कर्ल इज बेसिकली टेलिंग यू द रोटेशनल सेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, मतलब वो कितना तेजी से सर्कुलेट कर रहा है उस चीज़ को दिखाता है, कितना तेजी से सर्कुलेट कर रहा है उस चीज़ को दिखाता है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करो, y को अगर हम लोग मान लो cos थीटा लेते हैं, जैसे बीटेक r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा,
पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा सा तुमको एक इसका आइडिया लगेगा. You take x as r cos theta and y as r sin theta. ठीक है. So it is r sin theta I cap and r cos theta j cap. And this is r square. So this is, in a way, this is what? This is 1 by r, and this is minus sin theta I cap and cos theta j cap. तो अगर हम लोग इसको देखें, मतलब अगर कोई मान लो ये आपका r वेक्टर है, ठीक है, and this is ER cap. This is ER cap. So ER cap is what? ER cap is given by cos theta I cap plus sin theta j cap. So cos theta I cap and plus sin theta j cap is a vector in radial direction. A vector in radial direction. And you have a vector E theta which is perpendicular to ER cap. Means अगर इसका हम लोग initial line से angle देखें तो इस pi by 2 plus theta. So if I take pi by 2 plus theta angle, so this is the unit vector in direction pi by 2 plus theta will be, sorry, so this is going to be your minus sin theta I cap plus cos theta j cap. इसको लोग E theta vector बोलते हैं. बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, दिस इज E theta by r square. ठीक है. और ये फंक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो ये है डायरेक्शन. ये फंक्शन आपका इस डायरेक्शन में, ये फंक्शन आपका इस डायरेक्शन में. तो अगर मान लो कि हम लोग सपोज करो एक 2 रेडियस का बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे ऐसे आ गया f, यहाँ पे ड्रा करोगे तो ये फंक्शन हो गया, यहाँ पे ड्रा करोगे तो ये फंक्शन, यहाँ पे ड्रा करो ये फंक्शन, ये ड्रा करो ऐसे फंक्शन, तो ये फंक्शन देखो इस टाइप से प्लॉट होगा. ठीक है. अब अगर रेडियस लोग घटाते हैं, इफ आई डिक्रीज द रेडियस, उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन आपका इस टाइप से प्लॉट होगा. ठीक है. और कम करते जाओगे ये ऐसे प्लॉट होगा. ठीक है. तो व्हेन यू रीच ऑरिजिन, तो वहां पे देखो, वहां पे आपका ये जो है आर विल टेंड टू इन्फिनिटी, तो वहां पे कर्ल एफ डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि डिफाइंड है. इनफैक्ट जो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े तो इट मेड मी थिंक मोर ऑन इट. ठीक है. देन आई केम इन द इवनिंग, तो ऑफिस से लेट आई लौटे, तो आई डिराइव्ड इट. डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, बट आई फाउंड कि फॉर दिस फंक्शन योर कर्ल इज गोइंग टू बी दिस, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. इस फंक्शन का जो कर्ल होगा ना, दैट विल बी अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. तो कर्ल क्या डिनोट करता है? कर्ल बेसिकली डिनोट करता है सिंक, डाइवर्जेंस डिनोट करता है सोर्स. ठीक है. जैसे आप यही फंक्शन एक चीज और समझो, ये फंक्शन आपका एक तरह से लिख दीजिए इसको, ये आपका ई थीटा अपॉन आर फंक्शन है. दैट इज आई एम सेइंग इट इज दिस. मीन्स जो इसका कर्ल है, मतलब इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट एट आर इक्वल टू 0. कर्ल इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट एट आर इक्वल टू 0 एंड 0 elsewhere. Curl is going to be infinite at r equal to 0 and 0 outside. मतलब कि ये जो वर्लपूल टाइप का है, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का एक वर्लपूल प्रेजेंट है. वर्लपूल आप देखें जैसे भंवर होता है, ऐसे यहाँ पे ऑरिजिन पे एक भंवर है. आप देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप से रोटेशन कितना फास्ट वेरी करेगा. जितना आर छोटा होता जाएगा ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है छोटा होगा, तो कर्वेचर उतना ही बड़ा होता जाएगा. कर्वेचर जो होता है इट इज 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो अभी क्या है कि आराम से ऐसे कर्वेचर, यहाँ जब सेंटर पे जाएगा तो यू हैव ए सोर्स ऑफ कर्व्स. जो रोटेशनल टाइप का चीज है उसका एक सोर्स मौजूद है, और उसी की वजह से पूरा जो है आपका ये चीज निकल के आ रहा है. ठीक है. मतलब वहां पे उसका सोर्स मौजूद है, भंवर वहां पे वर्लपूल है. ठीक है. इसलिए वहां पे कर्ल जो है इनफाइनाइट जा रहा है, इट्स गोइंग 0 elsewhere. इट्स गोइंग टू बी 0 elsewhere. जैसे ये फंक्शन होता है आपका, जैसे डाइवर्जेंस लेते हो ना इसका, तो ये होता है 4 पाई डेल्टा आर. मतलब कि r इक्वल टू 0 पे इसका सोर्स मौजूद है, r इक्वल टू 0 पे उसका सोर्स मौजूद है. ऐसे ही r इक्वल टू 0 पे एक ऐसा फील्ड का सोर्स है
जिसका कर्ल इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट जैसे देखो दो तरह का फील्ड होता है, एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। एक फील्ड आपका इस टाइप का होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फील्ड। तो हम कहते हैं कि मतलब यू हैव द फील्ड एट दीज पॉइंट्स एंड यू आर द सोर्स ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे फील्ड का सोर्स है, बाकी जगह फील्ड है लेकिन इस पॉइंट पे फील्ड का सोर्स है, ठीक है। यू हैव ए चार्ज क्यू काइंड ऑफ थिंग एंड यू हैव अ पॉइंट चार्ज, जो सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स है। जो पॉइंट सोर्स जब होता है तो उस सोर्स का जो डेंसिटी होता है वो इनफाइनाइट चला जाता है। अगर हम बोले कि कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज पे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज पे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अगर सोर्स का बात करते हैं, यू हैव समथिंग ऑफ दिस काइंड इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे हर जगह पे क्या है, ये फील्ड है लेकिन फील्ड का सोर्स नहीं है। फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, जहाँ पे चार्ज मौजूद होता है और चूंकि चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, डाइवर्जिंग फील्ड का जो पॉइंट चार्ज होगा तो वहाँ पे रो इज इन्फिनिटी। अगर सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज देखोगे दैट इज इनफाइनाइट। सो वी कैन से डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इनफाइनाइट एट द पॉइंट प्लेस ऑफ पॉइंट चार्ज। ऐसी यहाँ पे एक ऐसा मतलब कर्ल का एक सोर्स मौजूद है जो कि which is producing rotational sense, the field which is having rotational sense। तो यहाँ पे फील्ड्स हैं लेकिन उस फील्ड का जो ये फील्ड पैदा हो रहा है ना इस टाइप का, उस फील्ड का सोर्स यहाँ पे है और वो सोर्स चूंकि पॉइंट सोर्स है इसलिए उसका स्ट्रेंथ जो है इन्फिनिटी है। वॉल्यूम डेंसिटी देखें उस स्ट्रेंथ का तो वो इनफाइनाइट है। सो यू हैव कर्ल इज ऑफ दिस काइंड। जो कर्ल है ना आपका वो इसका ये हो जाए 2 पाई डेल्टा। और डिस्कशन हो सकता है इस पर लेकिन मतलब आप भी उस मूड में नहीं होंगे ज़्यादा डिस्कशन का, क्योंकि है ना, तो इसलिए कभी और डिस्कशन इस पर करेंगे हम लोग। तो ये दिस इज व्हाट आई डिराइव्ड इन द इवनिंग कि ये जो फील्ड है एंड दिस इज नाइस थिंग विच आई हैव गॉट टुडे। क्योंकि हमने अभी तक तो देखो डाइवर्जेंस का तो हम देखते थे कि डाइवर्जेंस का वी नो द फील्ड फॉर विच डाइवर्जेंस इन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, बट I think for the first time I am coming across a field. I came across such a field, but I never thought on this line. But we have a field whose curl is going to be direct delta function. Whose curl is going to be a direct delta function. और ये सिर्फ सर्कुलर लूप ही नहीं, अगर कोई भी लूप होगा which is enclosing origin, it can be any loop enclosing origin. If I find out this flux, then it's going to be 2 pi and ts, so it's going to be 2 pi, ठीक है। Okay, so I think it works. So it's going to be 2 pi. It's going to be 2 pi. Sorry, I missed this point. ठीक है, ये 2 pi ही होगा, इसको कंटेस्ट मत करो, ठीक है। आंसर सही है इसका। एक जैकोबियन वाला है जो वो करिए। ये एक्चुअली आई डिडंट थिंक ऑन दिस लाइन कि कर्ल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अभी तक जैसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कभी यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी मेक यूज़ ऑफ दिस थिंग कि डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन आर क्यूब इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यूजुअली हम लोग डाइवर्जेंस के सेंस में ज़्यादा यूज़ किया हर जगह, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आई नेवर यूज्ड कर्ल, हालांकि इसका समझ में आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड में यूज हो सकता है, उसका डेरिवेशन एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन में इसको यूज किया जा सकता है। वी कैन मेक यूज ऑफ दिस इन एम्पियर्स लॉ, है ना। एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन करने में इसका यूज किया जाता है। आई नेवर डिराइव एम्पियर्स लॉ बेसिकली, है ना, कभी हम डिराइव किए नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई ऑलवेज डिराइव गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट एम्पियर्स लॉ कभी डिराइव करने की कोशिश नहीं किया। अगर वो कोशिश किया होता ना तो ये वाला हमको पता होता, मतलब दिमाग में रहता, ठीक है। एम्पियर लॉ का डेरिवेशन में इसका यूज होता होगा, ठीक है। एनीवे, तो इसका 2 पाई होगा, ठीक है। मतलब ठीक है, आप हमको बुराई कर सकते हो मेरा कि आप सुबह गलत बताया अभी सही बताया, है ना, बट ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। क्योंकि अगर ये हम आपको नहीं बताते तो आई वुड हैव बीन डिस्टर्ब्ड, ठीक है। मतलब मेरा दिमाग शांत रहता, तो मेरा दिमाग शांत रहे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो ठीक है, आई गेव यू, आई रेक्टिफाइड माई सेल्फ बिफोर यू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई मिस दिस, और कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन हो तो पुट करना कमेंट में, है ना। बाकी वो सब ठीक है, मैकेनिक्स वाला मुझे ठीक है और -200 ही होगा। जोकोबियन वाला तुम कंटेस्ट कर दो।
जैकोबियन वाला कंटेस्ट कर दो, ठीक है। सो लेट्स पुट एंड ऑफ इट। और तो कोई कमेंट्स नहीं दिखा, यही था, यही सब था, तो ये डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। सो ओके फाइन, ये आ जाएगा ठीक। तो बंद करते हैं यहीं पे, कल फिर जस्ट का बनाते हैं, ठीक है, जस्ट का डालेंगे। अब जस्ट इससे बाहर निकलो, ठीक है, जस्ट जैकोबियन वाला तुम कंटेस्ट कर दो, वो हो जाएगा, फायदा होगा उसमें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।